हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या। तो जो फार्माकोलॉजी है वो जो है दो शब्द वर्डों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है दो वर्डों से। कौन कौन से? एक फार्माकोन और लोगोस। तो फार्माकोन्स का मीन्स होता है ड्रग्स, और जो लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो टोटल जो इसका कॉम्बिनेशन मिला के होता है द स्टडी ऑफ ड्रग, टोटल स्टडी ऑफ ड्रग। तो जो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनती है कि द स्टडी ऑफ ड्रग, व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। कि स्टडी ऑफ ड्रग, एक ड्रग की ऐसी स्टडी जिसमें हम देखते हैं कि ड्रग क्या कर रही है और कैसे कर रही है। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग और केमिकल यूज टू ट्रीट, केयर डिसीज एंड देयर इंट्रैक्शन इन द बॉडी। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग और केमिकल। फार्माकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है केमिकल और ड्रग्स की, कि यूज टू, जो कि ड्रग्स कौन से और केमिकल कौन से जो कि ट्रीट और केयर में यूज होते हैं, कि कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे वो हमें मतलब जो है केयर कर रही है, कैसे हमें प्रिवेंशन कर रही है किसी भी डिजीज से, और उसका बॉडी में क्या इंट्रैक्शन हो रहा है। With the study of pharmacology, there are number of separate arrows considers। जो है फार्माकोलॉजी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके थ्रू स्टडी की जाती है। सबसे पहला पॉइंट्स है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन होती है आज वो समझते हैं। अब समझते हैं। इन इट डिस्क्राइब्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब इन दिस डिस्क्राइब थ्रू द मूवमेंट एंड डिस्टर्बिंग ऑफ द ड्रग अराउंड द बॉडी। अब इसमें क्या हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि जो जैसे ही हम कोई टैबलेट लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगता है या कोई कोई सी भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाती है, कोई सी भी ड्रग्स हम खाते हैं, बाई इंजेक्शन से लेते हैं, किसी भी प्रकार से लेते हैं, तो उसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है उस टैबलेट के अगेंस्ट। तो ये होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि बॉडी जो भी कोई सी भी ड्रग्स हम खाते हैं या लेते हैं, उस ड्रग्स के अगेंस्ट या उसके ड्रग्स के खिलाफ क्या करती है, क्या रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टू वी थ्रो आउट यूजफुल ड्रग्स मस्ट बी एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसफर टू द साइट ऑफ एक्शन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हमारी बॉडी जो है उसे रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो वो कैसे है साइड ऑफ एक्शन पे। अब खाते तो हम उसे हैं, लेकिन अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंचाएगी, तो हमें बेनिफिट कैसे होगा, किसी भी ड्रग्स का बेनिफिट कैसे प्राप्त होगा। तो ये बेनिफिट प्राप्त करने की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है बॉडी का जो है एक्शन करना, कि उसे साइड ऑफ एक्शन तक ले जाना, उसे एब्जॉर्ब करवाना, ये चीज़ें। अब आता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? अब इट इज कंसिडर्ड व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इन द बॉडी। अब जैसे ही वो एक साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है ड्रग, तो अब वो ड्रग बॉडी के अगेंस्ट क्या काम करती है। तो ये होता है फार्माकोडायनेमिक, यानी कि सबसे फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी ड्रग्स के इंटर होने के बाद रिस्पॉन्स क्या देती है। अब इसमें पढ़ते हैं कि जो ड्रग्स है वो बॉडी में पहुंचने के बाद ड्रग्स क्या रिस्पॉन्स कर रही है। इसे कैसे समझेंगे? सबसे याद करने का, जो फार्माकोडायनेमिक्स हम जब पढ़ते हैं तो डायनिक्स में डी आती है, तो डी से ड्रग्स और डी से डायनेमिक, यानी कि ड्रग डज टू द बॉडी तो डायनेमिक आएगा, और बॉडी डज टू द ड्रग तो वो आएगा काइनेटिक्स। इट डिस्क्राइब्स द बायोकेमिकल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद द डिजायर्ड टारगेट। यह क्या डिस्क्राइब करता है? ये बायोकेमिकल और फिजिकल इफेक्ट शो करता है, और किसका? ड्रग्स का। अब आगे देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले कोई भी ड्रग्स होगी वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, तभी कोई ड्रग्स मस्ट बी एब्जॉर्ब इन द अचीव adequate concentration at its site of action in the order to produce its biological effect। कोई भी ड्रग्स कभी तभी इफेक्ट दिखाएगी जब वो बॉडी में एंटर होगी, जब बॉडी के अंदर टिश्यू में जाएगी तभी तो जो है शो दिखाएगी। तो सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन।
जब बॉडी में एब्जॉर्ब होगी उसके बाद वो उस साइट ऑफ एक्शन तक डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसका दूसरा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है, ड्रग्स जो होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो एक्शन करेगी उस फॉर्म में चेंज होती है, आयोनाइज होती है, हाइड्रोलाइज होती है, कई सारे फॉर्म जो होते हैं वो होती है। उसके बाद एक्सक्रीजन। अब एक्सक्रीशन क्या है? अब क्या इसमें क्या इफेक्ट होता है? इसमें जो होता है कि जो भी ड्रग्स जिसने भी शो नहीं किया, एक्शन शो नहीं किया, बच गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है या बच गई है या उसे एक्स्ट्रा हो गई है, या जो वेस्ट हो गई जीआई ट्रैक्ट्स में या किसी भी अन्य कई सिस्टमिक प्रोग्राम्स होते हैं बॉडी में, उनमें जो बेस्ट पार्ट होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। द किडनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द ड्रग एक्सक्रीशन। जो हमारी किडनीज होती हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए किडनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। व्हाट द लीवर, लंग्स एंड स्किन आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ड्रग एक्सक्रीशन। किडनी तो मेन रोल निभाती हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से? लीवर, लंग्स एंड स्किन आर इन्वॉल्व इन द ड्रग एक्सक्रीशन। ये ड्रग्स एक्सक्रीशन में लीवर, लंग्स और स्किन भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं ड्रग्स एक्सक्रीशन में। लीवर ऐसे निभाते हैं कि जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सबसे पहले लीवर में ही होता है। उसके बाद लंग्स से कैसे ड्रग बाहर होती है? जैसे भी हम कोई भी नेजल से लेते हैं, नाक के द्वारा कोई भी ड्रग्स लेते हैं, जो वेस्ट पार्ट होता है उसका, वो नाक के द्वारा, वो फेफड़ों के मदद से ही तो बाहर जाएगा, तो वो लंग्स का हो गया। लीवर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी वेस्ट ड्रग्स हो गई, वो लीवर के द्वारा किडनी में जाती है, तो लीवर का भी इनरोल हो। और स्किन में कैसे है? कई जो टॉपिकल हम जगह पे ड्रग्स लगाते हैं, जो ऊपरी सरफेस पे लगाते हैं, तो वो जो होती है, उसको जो बचने के बाद जो भी होती हैं ड्रग्स होती हैं, वो स्किन के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलती हैं। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि ड्रग्स हमारे बॉडी में किस किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है। द मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर बाय द डिफरेंट रूट्स। जो भी ड्रग्स होती है वो अलग अलग रूट से एंटर कराई जाती हैं। द ड्रग्स एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स determine the selection of route for drug administration। अब कोई भी पेशेंट है तो उसमें किस सिचुएशन में कौन सा रूट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ये पेशेंट के ऊपर डिफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम उसका जो है डायग्राम वो देखते हैं कि कैसे रूट और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में दो प्रकार के रूट होते हैं। एक होता है सिस्टमिक। अब सिस्टमिक क्या होता है? जो कि ऐसा रूट जो होता है जिसमें कई सिस्टम्स वर्क्स करते हैं ड्रग्स को जो एंटर करने से एक्सक्रीजन तक, वो रूट्स कहलाते हैं सिस्टमिक। और लोकल रूट्स कौन से होते हैं? जो ऊपरी पार्ट में हम जो भी ड्रग्स लगाते हैं स्किन पे, वो होते हैं लोकल पार्ट्स। तो सिस्टमिक पार्ट्स में एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल वो पार्ट्स होते हैं जो कि हम वैसे बाय माउथ यूज करते हैं। तो क्या होता है? ओरल जो माउथ से लेते हैं। उसके बाद आता है सबलिंगुअल जो हम टंग के नीचे रखते हैं। और रेक्टल जो हम रेक्टस में जो भी यूज की जाती हैं, कई आती हैं, वो रेक्टस के द्वारा जो दी जाती हैं, उन्हें रेक्टल रूट हो गया। फिर होता है पेरेंट्रल में क्या होता है? पेरेंट्रल की एक फॉर्म होती है। पेरेंट्रल की जो फॉर्म होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी जीआई ट्रैक्ट को छोड़ के, मतलब जिसमें जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, जो ऐसा सिस्टमिक रूट जिसमें जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व ना हो, ऐसा रूट कहलाता है पेरेंट्रल। उसमें कौन कौन सा होता है? इनहेलेशन के द्वारा, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल में क्या होता है? इनहेलेशन में क्या होता है? हमें जो सूंघा के किए जाते हैं बाई, जो जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं, कई सर्जन एनेस्थीसिया देते हैं, तो इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है एनेस्थीसिया। इंजेक्शन के द्वारा कई ड्रग्स हम एडमिनिस्टर कराते हैं। तीसरा होता है ट्रांसडर्मल। तो ट्रांसडर्मल क्या होता है? जो बॉडी में एक कट लगा दिया जाता है, उसके अंदर पिल्स रख दी जाती है, जो और बंद किया जाता है उसे, ताकि उसे बहुत ही स्लो और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है ट्रांसडर्मल। अब आगे बात करते हैं लोकल।
लोकल में क्या होता है, स्किन टॉपिकल, इसमें इंट्रा नेसल जो नाक के द्वारा दिया जाता है, ऑक्यूलर तो ऑक्यूलस में लेयर में दिया जाता है, फिर म्यूकोसल म्यूकोसा लेयर में जो दिया जाता है, थ्रोट गले में जो दिया जाता है, और वेजाइनल वेजाइनल में जो वेजाइनल कैविटी में दिया जाता है वो होते हैं वेजाइनल। अब इंजेक्शन की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रावीनस जो बीनस में दिया जाता है नसों में, आईवी इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में दिया जाता है, आईवी आईएम, और सबकुटेनियस सबकुटेनियस जैसे कि वैक्सीन लगती हैं हैंड के अपर साइड में, तो वो होता है सबकुटेनियस। इंट्राथीकल ये जो है घुटनों के बीच जोड़ों में दिया जाता है, घुटने होते हैं उनके बीचों बीच में कई बार हो जाता है कि जोड़ों में हमारे पस बनने लगता है, तो वो होता है इंट्राथीकल। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल जो डर्मिस लेयर में लिया जाता है, एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसमें जो लेयर दिया जाता है उसे बोलते हैं इंट्राडर्मल। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ओरली या जो भी सिस्टम टॉपिकल दिए जाते हैं उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं वो किसी में दूसरे पर्सन का इन्वॉल्व नहीं होता है, ईजिली अप्लाइड होते हैं, और जो होते हैं रिएक्शन जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। और जो डिसएडवांटेज होते हैं टॉपिकल में, डिसएडवांटेज क्या होते हैं टॉपिकल लोकल रूट्स के, ये जो लोकल रूट्स हैं इनके डिसएडवांटेज यही होते हैं कि ये मिनिमम एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, और इंटरनल पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये दो इसके होते हैं डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं सिस्टमिक में। तो ओरल रूट्स क्या होते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही कॉमन होता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सीरप्स, मिक्सचर ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट्स एक्सेट्रा। अब इसमें एडवांटेज क्या है, ये सेफ है, चीफर सस्ता होता है, पेनलेस दर्द रहित होता है, कॉन्वीनियंट टू रैपिड। अब इसमें किसी अदर पर्सन को भी, इसमें भी वही होता है, अदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता जैसे कि इंजेक्शन में होता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई बेहोश हालत में है, कोई इमरजेंसी है, तो उसे फास्ट एक्शन कैसे कराएंगे, तो उसके लिए इंजेक्शन ही होता है। तो ये नॉट सुटेबल फॉर इंजेक्शन, नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स होती हैं, जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, जैसे कि होती है पेनिसिलिन वो कभी भी माउथ के थ्रू नहीं दी जाती, उसकी कभी टैबलेट नहीं आती, उसका इंजेक्शन ही आता है। उसके बाद आता है सबलिंगुअल रूट्स, द प्रिपरेशन कीप्ड अंडर द टंग, ये जो ऐसी प्रिपरेशन होती है वो टंग के नीचे दी जाती हैं। कई कैप्सूल आते हैं तो हार्ट अटैक के टाइम, जो मोस्टली हार्ट अटैक में दिए जाते हैं, अब उन्हें कहते हैं सबलिंगुअल, जो कि टंग के नीचे दिए जाते हैं और टंग से सिस्टमिक रूट्स में चले जाते हैं। अब ये क्या है, इनका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये बहुत ही फास्ट एक्शन देते हैं। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये जो है बाईपास, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो जीआई ट्रैक्ट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको बाईपास करता है, उसमें नहीं जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पॉसिबल, ये खुद एडमिनिस्टर किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट सॉल्युबल ड्रग्स, जो इरिटेंट जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल होती हैं उन ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है। ड्रग्स विद बैड स्मेल एंड टेस्ट, इनका जो ड्रग्स होती हैं उनके बैड स्मेल होती है और टेस्ट भी जो होती है बहुत कड़वा या बेकार होता है। रेक्टल रूट, रेक्टस में जो दी जाती हैं, जैसे सपोस्टरीज जो कि पाइल्स में दी जाती हैं, सपोस्टरीज जो पाइल्स में जेली टाइप की दी जाती हैं वो होती हैं सपोस्टरीज, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पेरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एक्सटर्नल रूट्स देन आर कॉल्ड पेरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एक्सटर्नल रूट्स, जो कि एक्सटर्नल रूट से अलावा जो भी रूट्स यूज़ किया जाता है उसे पेरेंट्रल रूट्स कहते हैं। एडवांटेज क्या होती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत एक्शन होता है 1 मिनट के अंदर। फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अब कोई बेहोश पेशेंट है उसके लिए ये एक बेनिफिट है कि बेहोश पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पेशेंट विद
वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब इसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसे 15-20 मिनट तो नहीं दे सकते, तो उसे ऑन साइट एक्शन होता है। तो पेशेंट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया, जब जिससे पेशेंट को डायरिया और वॉमिटिंग होती है उसके लिए होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर एसेप्टिक कंडीशन, इसे बिल्कुल भी एसेप्टिक कंडीशन, बिल्कुल भी माइक्रोबियल नहीं होना चाहिए, माइक्रोबियल फ्री जगह पे ये रिक्वायर्ड होती है। प्रिपरेशन शुड बी एक्सपेंस, इसमें जो है माइक्रोबियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही सेफ्टी से यूज होता है, तो ये क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। कांट यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक प्रोफेशनल पर्सन ही होना चाहिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। इनहेलेशन के क्या बात करते हैं? वोलेटाइल लिक्विड आर गैसेस आर गिवन बाय द इनहेलेशन ऑफ सिस्टम। ये क्या होते हैं? इसमें कौन कौन से सब्सटेंस दिए जाते हैं? वोलेटाइल और गैसियस टाइप के सब्सटेंस दिए जाते हैं इसके इनहेलेशन में, लाइक जनरल एनेस्थीसिया में इनको दिया जाता है। इसकी एडवांटेज क्या होती है? इसकी एडवांटेज यही होती है कोई जीआई ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, दूसरा जो है ये भी फास्ट एक्शन में करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इनका एक्शन रहता है। डिसएडवांटेज यही है, ये चीफर हो जो कॉस्टली होते हैं, दूसरी चीज़ जो है इनमें सेल्फ नहीं ले सकते हैं, आपको दूसरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब क्या है? जो कि फ्रैक्शन यानी कि जो भी कोई सी भी ड्रग्स अनचेंज फॉर्म में एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितनी भी मात्रा में पहुंचती है, मान लीजिए आपने 1 ग्राम टैबलेट ली है, कोई सी भी 1000 mg की टैबलेट ली है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिर्फ 700 mg ही पहुंची है, तो बायो अवेलेबिलिटी 700 mg होगी। मीन्स जो भी ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स अनचेंज फॉर्म में एक सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। यानी इट्स द फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि जो भी भाग होता है, इट्स द फ्रैक्शन, ये एक उतना भाग ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग का उतना भाग जो कि एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, क्या कहलाता है? बायो अवेलेबिलिटी। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, फैक्टर कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को? ड्रग्स से रिलेटेड क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि जीआई ट्रैक्ट में जो इन्वॉल्व होता है उसे जो होता है वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। व्हेन अ ड्रग एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द जीआई ट्रैक्ट, जो कोई सी भी ड्रग जीआई ट्रैक्ट में जब इन्वॉल्व होती है, इट एंटर्ड द पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब कई ड्रग्स ऐसे ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले जीआई ट्रैक्ट में जाती हैं, अब कई ड्रग्स जाती हैं तो वो जो सिस्टमिक जीआई ट्रैक्ट का जो पीएच होता है उस पीएच पे स्टेबल नहीं रहती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है क्योंकि सब ड्रग्स नहीं जा सकती हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, वेरी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर पुअरली एब्जॉर्ब। हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं बिकॉज ऑफ देयर इनेबिलिटी टू क्रॉस द रैपिड रिच सेल मेम्ब्रेन। रिच सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जबकि हमारी ड्रग्स कई होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं, तो वो उस चक्कर में वो उस एब्जॉर्ब ही नहीं होती। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुँचेंगी, तो ये भी एक फैक्टर हुआ। केमिकल इनस्टेबिलिटी, सम ड्रग्स आर सच एज पेनिसिलिन जी आर अनस्टेबल इन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक लेवल। वही बात हो गई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की कि केमिकल इनस्टेबल होती हैं ये कई पीएच, जैसे पेनिसिलिन है वो कभी जीआई ट्रैक्ट में नहीं दी जाती हैं, उसे इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है सबकुटेनियस में या जो है स्टमक में दिया जाता है पेनिसिलिन का जो भी होता है। तो ये हो गए ड्रग्स के रिलेटेड फैक्टर। अगला फैक्टर आता है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, जो नेचर भी कैसा होता है। अब नेचर होना चाहिए ना एक उसका एब्जॉर्ब के पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा होगा या सॉल्ट फॉर्म, ऐसा सॉल्ट है जो टूट ही नहीं पा रहा है, जब टूटेगा नहीं तो
जब सॉल्ट अलग अलग टूटेगा ही नहीं तब एब्जॉर्ब कैसे होगा। उसके बाद क्रिस्टल पॉलीमर मॉर्फिज्म, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म। अब कई ऐसे हैं जो वो पॉलीमॉर्फिज्म में ही रह जा रहे हैं, सिंगल सिंगल पार्टिकल ही नहीं हो रहे हैं। और एंट्रिक कोटेड, अब जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट होती हैं वो इंटेस्टाइन में ही जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, वो उनका कोई इन्वॉल्व नहीं होता जीआई ट्रैक्ट में, जैसे कि जैसे हैं वैसे ही वो जीआई ट्रैक्ट में रहेंगी, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर जो होते हैं इसे डोमपेरिडोम और जो है डीएसआर जितने भी होते हैं वो एंट्रिक कोटेड होते हैं, वो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आता है बायो इक्विवेलेंस। टू रिलेटेड ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट इफ दे शो कंपेरेबल बायोएबिलिटी। अब कोई सी भी दो ड्रग्स आप खा रहे हैं, अब उनका सेम फार्मूला है या सेम एक्शन है या सेम बायोएबिलिटी है तो वो भी आपस में इफेक्ट करेंगी। तो हमें कोई सी भी ऐसी ड्रग्स नहीं लेनी है जो सेम बायोएबिलिटी देती हों, तो ये भी एक इफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एज। कई ऐसे जो होते हैं ज़्यादा एज में या जो होते हैं बहुत ही कम एज में, जैसे चाइल्ड एज में, वो कई उनका जो होता है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है ड्रग्स। उसके बाद जेंडर में क्या होता है, मेल और फीमेल में भी अंतर पड़ता है। मेल में ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है और फीमेल में कम होता है। इम्यूनिटी और डिसीज प्रेजेंस, अब जब कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो उस डिसीज़ में भी ये प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद या डिसीज़ से जो इम्यूनिटी कम गिर जाती, बिल्कुल लो हो जाती है, उस चक्कर में भी एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। तो यही था हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।